हेलो एवरीवन, बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन का चैप्टर इकोलॉजी यूनिट में और स्प्रिंट में इसको फटाफट से कंप्लीट करेंगे। आपने क्या करना है, इसको आपने लेक्चर को देखना है या कान में लीड लगाकर आप ध्यान से सुन सकते हैं। आपने सारे डाटा पे ध्यान से सुनना है और कोशिश करनी है कि इसको 2 से 3 बार देखकर सुनकर जैसे भी आप याद रख सकें। आपके दिमाग में एक सीक्वेंस बैठ जाना चाहिए इकोलॉजी का, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लास्ट टाइम पे आपको बहुत हेल्प करेगा। तो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं लेक्चर को। सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूं कि इकोलॉजी को कैसे डिफाइन करते हैं तो आप याद करिए, इकोलॉजी एक इंटरेक्शन है। किसके बीच का इंटरेक्शन है बेटा? इंटरेक्शन है किसके बीच का? बायोटिक का बायोटिक के साथ, मतलब लिविंग का लिविंग के साथ, बायोटिक का ए बायोटिक के साथ, और हम लोग लिख सकते हैं बेटा ए बायोटिक का दूसरे ए बायोटिक के साथ, है ना। ए बायोटिक का दूसरे ए बायोटिक के साथ। क्लियर है? ठीक है, ये चीज समझना ध्यान से बेटा। बायोटिक का बायोटिक के साथ, बायोटिक का ए बायोटिक के साथ और ए बायोटिक का ए बायोटिक के साथ, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? इकोलॉजी बोलते हैं। दूसरा हमने बात की है रामदेव मिश्रा, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। अगर आप ध्यान से याद करें, एक पर्सन की फोटो दे रखी है, उसका अगर स्टार्टिंग में देखें तो फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी हमारे पास रामदेव मिश्रा, ये आ सकता है। ठीक है, उसके बाद एनसीईआरटी ने कहा है कि देखो भाई ध्यान से सुनो बेटा, एनसीईआरटी ने क्या कहा है? एनसीईआरटी ने कहा है कि भाई बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास 4 लेवल्स होते हैं इकोलॉजी के। सबसे पहला लेवल मेरे पास है ऑर्गेनिज्म लेवल, दूसरा लेवल मेरे पास क्या है? पॉपुलेशन लेवल, तीसरा लेवल है कम्युनिटी लेवल और फोर्थ लेवल है बायोम। तो एनसीईआरटी ने 4 लेवल दिए इकोलॉजी के, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी और हमारे पास बायोम, मतलब जिसमें हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हो, उसको उसने इसमें ऐसे लेवल्स में रखा है। लेवल्स का मतलब हम किन लेवल्स पर इकोलॉजी स्टडी करते हैं। हमारे पास इस चैप्टर में हम इसमें बात करेंगे ऑर्गेनिज्म लेवल इकोलॉजी को फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी कहते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी का मतलब है कि किस तरीके से ऑर्गेनिज्म अडेप्ट करेगा। पॉपुलेशन में हम बड़ी चीजों की बात करते हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट, इस चैप्टर में इन दोनों को डील करेंगे। कम्युनिटी का मतलब होता है फूड चेन, फूड वेब, और बायोम का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जिसमें लिविंग इन्वॉल्व हो, एक बड़ा सा सिस्टम जहां लिविंग इन्वॉल्व हो, उसे हम बायोम कहते हैं। बायोम एक्चुअल में क्या होता है? एक ऐसा एरिया होता है जिसका अपना खुद का मतलब प्रॉपर वेजिटेशन होता है और अपना क्लाइमेट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? बायोम बोलते हैं। तो ये चीज हमने बात की लेवल्स ऑफ इकोलॉजी की। अब आपकी एनसीईआरटी ने क्या किया हुआ है? कुछ बायोम के एग्जाम्पल दिए हैं, पर उससे पहले उन्होंने बोला है कि टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस, टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस, है ना, और रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, ये क्या करेगा? ये कहीं ना कहीं क्या करता है बेटा? टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस और रोटेशन ऑफ, हमने लिखा है अर्थ अराउंड सन, कहीं ना कहीं क्या करता है बेटा? ये कहीं ना कहीं ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है डिफरेंट टाइप के बायोम बनने के लिए। आपके पास बेटा क्या किया हुआ है? एनसीईआरटी ने ये मेजर बायोम दिए हैं, आपको इनकी रेनफॉल और टेम्परेचर पे ध्यान रखना है। अगर आप ध्यान दोगे कि जो मेरे पास डेजर्ट है उस पे 0 से 50 सेंटीमीटर की रेनफॉल है, जिसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं। प्रेसिपिटेशन वर्ड का मतलब होता है जिसमें रेनफॉल और स्नो दोनों आ जाता है, स्नो, हेल, ये सब आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बेटा आप देखो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा है। आप मान के चलो मतलब 100 से 400 तक हम लोग, 200 से 400 तक। टेम्परेट फॉरेस्ट में आप लिख सकते हो 100 से 200 तक लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद ग्रासलैंड और कॉनिफेरस में लगभग एक जैसा है, आप देख सकते हैं। ग्रासलैंड, सॉरी आपका क्या नाम है, ग्रासलैंड हो गया, और ये आपका आर्कटिक टुंड्रा वगैरह जो है इनका मैच कर जाएगा मेरे पास। ठीक है, और उसके बाद आपके पास ये कॉनिफेरस है, कॉनिफेरस में ठीक ठाक है हमारे पास, है ना। तो हम लोग सबसे कम मेरे पास डेजर्ट है, फिर ग्रासलैंड और आर्कटिक और एल्पाइन टुंड्रा है, फिर कॉनिफेरस है, फिर मेरे पास टेम्परेट फॉरेस्ट है, फिर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में टेम्परेचर ज्यादा वेरी नहीं करता, तो आपने टेबल बनानी है और प्रॉपरली इसको याद कर लेना है कि किसमें कितना कितना है। जैसे मान लो हम लोग अगर कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ये क्या आर्कटिक और एल्पाइन टुंड्रा में हम लोग 50 से 100, है ना, ऐसे लिख सकते हैं 50 से 100, और ये ज्यादा जा रहा है। कॉनिफेरस इवन
और ज्यादा जा रहा है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये 150 ऐसे कुछ चला जाएगा। तो ये मेरे पास किसका हो गया, प्रेसिपिटेशन का हो गया। अगर आप टेम्परेचर की बात करते हैं तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में सबसे कम वेरी करता है, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को लेके लिखा हुआ है। तो आपने टेम्परेचर और रेनफॉल का एक एवरेज ठीक ठाक याद कर लेना है। क्या दिमाग में रखना है, सबसे कम डेजर्ट का होता है, ग्रासलैंड और ये वाला मैच करता है, कॉनिफेरस में थोड़ा सा ज्यादा रेनफॉल हम लोग देखते हैं, फिर उसके बाद टेम्परेट में होगा और सबसे ज्यादा होता है मेरे पास किसमें, ट्रॉपिकल में। ये चीज याद रखने की है। उसके बाद एनसीईआरटी ने एक चीज बताई है, निश। निश क्या होता है, सुन लो ध्यान से। निश में 2 से 3 पॉइंट याद रखना है। देखो, निश में हमें याद रखना है सबसे पहले उस ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट्स, उस ऑर्गेनिज्म की क्या रिक्वायरमेंट्स है। क्या मान लो मैं कहता हूं निश क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के निश में उसकी रिक्वायरमेंट आती है, रेंज ऑफ टॉलरेंस आती है, किस तरह की वो काम, मतलब रेंज क्या करता है, टॉलरेट करता है, और उसके साथ आ जाता है उसका बेटा रिक्वायरमेंट्स, रेंज ऑफ टॉलरेंस, और तीसरी चीज आ जाती है उसका फंक्शनल रोल। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से निश बोलते हैं। देखो, मान लो वो क्या टेम्परेचर टॉलरेट करता है, क्या कंडीशन टॉलरेट करता है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है खाने को लेके, टाइम, पानी को लेके, मतलब वहां पर किस तरह के फूड को रिक्वायर कर रहा है, या किस तरह का स्पेस रिक्वायर कर रहा है, कितना स्पेस रिक्वायर करता है, और उसका उस इकोसिस्टम में क्या रोल है, उसे हम निश कहते हैं। निश क्या होता है, 2 स्पीशीज का सेम नहीं होता, 2 स्पीशीज नॉट हैव सेम निश, नॉट हैव सेम निश, और एक हैबिटाट में एक से ज्यादा निश हो सकते हैं। हैबिटाट वो होता है जहां ऑर्गेनिज्म रहता है, निश का मतलब है उसकी रिक्वायरमेंट और रोल। रिक्वायरमेंट में उसके खाने को लेकर रिक्वायरमेंट और रेंज ऑफ टॉलरेंस, और रोल में मतलब वो क्या कर रहा है, फूड चेन में उसका क्या रोल है, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, निश बोलते हैं। निश हमें ध्यान रखना है। उसके बाद आपको ध्यान ये रखना है बेटा कि मेरे पास एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं और बायोटिक होते हैं। एबायोटिक में सबसे पहले मेरे पास क्या है बेटा, एबायोटिक में सबसे पहले टेम्परेचर है, फिर मेरे पास पानी है, फिर मेरे पास पानी के बाद है लाइट, और फिर मेरे पास क्या है, सॉइल। ये मेरे पास मेजर एबायोटिक फैक्टर्स हैं। ये मेजर एबायोटिक फैक्टर्स हैं जो मैंने लिख दिए। अब टेम्परेचर, वाटर, लाइट और सॉइल मेरे पास मेजर एबायोटिक फैक्टर हैं जो आपने दिमाग में रखने हैं। आप समझो ध्यान से बेटा, दिमाग में रखने हैं। तो टेम्परेचर, वाटर, लाइट और सॉइल ये एबायोटिक फैक्टर है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर क्या है मेरे पास टेम्परेचर है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर क्या है, यही है मेरे पास टेम्परेचर। अब हम लोग मूव करेंगे इसके बारे में। एनसीईआरटी ने बोला है कि हमारे पास क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म, देखो उसने अलग अलग हैबिटाट बता दिए हैं। चलिए हम आगे मूव करते हैं फटाफट से। अब देखो, मेजर एबायोटिक फैक्टर में सबसे पहला मेरे पास टेम्परेचर है, ठीक है। टेम्परेचर को लेके आपने दिमाग में क्या बिठाना है कि सबसे पहले टेम्परेचर वेरी कैसे करता है। जब आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हो तो डिक्रीज होता है, इक्वेटर से पोल डिक्रीज होगा, ठीक है, पोल डिक्रीज करता है। और कैसे डिक्रीज होता है, नीचे से बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर जाते हो तो डिक्रीज करता है, हाइट पे जाते हो तो डिक्रीज करता है। और अगर मैं आपको बताऊं कितना डिक्रीज करता है, 6.5 डिग्री एक्स्ट्रा डाटा है, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, जिसे एनवायरमेंटल लैप्स रेट कहते हैं। हाइट पे जाओगे तो 6.5 डिग्री डिक्रीज करेगा। टेम्परेचर का इंपैक्ट क्या पड़ता है, इंपैक्ट पड़ता है एनिमल्स और प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे उसने बोला है कि मैंगो ट्री मेरे पास जर्मनी और कनाडा में नहीं मिलते, तो मैंगो ट्री नॉट फाउंड इन जर्मनी एंड कनाडा, एक तो ये बोली है, जर्मनी एंड कनाडा में नहीं मिलते, ठीक है। स्नो लेपर्ड केरला में नहीं मिलता, स्नो लेपर्ड नॉट फाउंड इन केरला, है ना। स्नो लेपर्ड मेरे पास कहां नहीं मिलता, केरला में नहीं मिलता, लेपर्ड नॉट फाउंड इन केरला। और क्या हो सकता है बेटा, और हो सकता है मेरे पास ट्यूना फिश। ट्यूना फिश को हम ट्रॉपिकल ओशन के बियॉन्ड नहीं कॉट कर सकते, तो ट्यूना फिश नॉट कॉट बियॉन्ड, ट्यूना फिश नॉट कॉट बियॉन्ड। आप समझ लें ध्यान से, ट्यूना फिश हमारे पास क्या है, नहीं पकड़ी जा सकती। कहां पर बेटा, नॉट कॉट बियॉन्ड, हमारे पास किसके बियॉन्ड नहीं पकड़ सकते उसको, हम कह रहे हैं कि किसके बियॉन्ड नहीं पकड़ सकते हम लोग, किसके बियॉन्ड नहीं पकड़ सकते, ट्रॉपिकल ओशियन, नॉट बियॉन्ड ट्रॉपिकल ओशियन उसको पकड़ सकते हैं क्योंकि वहीं मिलती है, ठीक है। अब ये तो हो गया इसका एनिमल का डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहली चीज जो ये अफेक्ट करता है वो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। उसके अलावा जो फर्स्ट तो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, दिस इज वाज फर्स्ट। सेकंड हम लोग लिख सकते हैं काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम। टेम्परेचर की वजह से एंजाइम का काइनेटिक्स अफेक्ट होता है।
काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम बेटा अफेक्ट होता है किसकी वजह से? टेम्परेचर की वजह से। जैसे ही टेम्परेचर मान लो फ्लक्चुएट करता है, एंजाइम काइनेटिक्स अफेक्ट होती है और ऑर्गेनिज्म के काम करने की एबिलिटी अफेक्ट होती है। तो काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम को अफेक्ट करता है। इसके अलावा मेरे पास एनिमल्स होते हैं यूरीथर्मल और स्टेनोथर्मल। यूरीथर्मल वो होते हैं जो क्या करते हैं बेटा, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, जैसे कि मैमल है मेरे पास, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर टॉलरेट करते हैं। मैक्सिमम एनिमल ऐसे नहीं होते, टॉलरेट करते हैं। एक होते हैं स्टेनोथर्मल, जो थर्मल टॉलरेंस को लेके लिखा हुआ स्टेनोथर्मल। ये क्या टॉलरेट करते हैं? नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो ये नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर ये टॉलरेट करते हैं, है ना। नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर टॉलरेट करता है स्टेनोथर्मल, और यूरीथर्मल टॉलरेट करता है वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। सॉरी, कहां गया, यूरी वाइड और ये नैरो, है ना। और आपको पता होगा कि थर्मल टॉलरेंस की वजह से ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट होता है। मान लो कोई ऑर्गेनिज्म नैरो रेंज टॉलरेट कर सकता है, तो वही मिलेगा जहां कंडीशन, मान लो ट्रॉपिकल क्लाइमेट मिल जाएगा जहां ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होती। जहां बहुत फ्लक्चुएशन होती है तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपना डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड करना पड़ेगा। तो दिस इज फॉर टेम्परेचर। अब एक और फैक्टर है जिसे मैं पानी बोल रहा हूं बेटा, एक और फैक्टर है जिसे मैं पानी कह रहा हूं। आप देखें ध्यान से, पानी की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, पानी की बात कर रहे हैं। सेकंड फैक्टर है, ठीक है, सेकंड फैक्टर है जिसको पानी बोल रहे हैं। तो पानी कैसे अफेक्ट करता है, सबसे पहले समझो ध्यान से। पानी बेटा मेरे पास उसकी वजह से लाइफ वगैरह होती है। तो मेरे पास क्या होता है, हम लोग बोल सकते हैं कि लाइफ जो है वो पानी की वजह से ही होती है। एनसीईआरटी ने लिखा है कि डेजर्ट में पानी इतना इंपॉर्टेंट है कि उस बिना अडेप्टेशन के लाइफ नहीं होती। सो इंपॉर्टेंट कि विदाउट अडेप्टेशन मेरे पास लाइफ नहीं होती। विदाउट अडेप्टेशन मेरे पास क्या है, विदाउट अडेप्टेशन नो लाइफ, है ना। ये पानी के लिए बोला है, नो लाइफ। ये पानी के लिए पहली लाइन बोली है कि भाई डेजर्ट में बड़ी अडेप्टेशन होती है। देखो लैंड पर तो पानी चाहिए प्लांट को उसको, लेकिन डेजर्ट में इतना इंपॉर्टेंट है कि कोई भी लाइफ विदाउट अडेप्टेशन नहीं होती। सनकन, स्टोमेटा, ये सारी। दूसरी चीज आपको याद रखना है कि अगर मैं एक्वेटिक लाइफ की बात करूं तो वहां क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्वेटिक में क्वांटिटी नॉट इंपॉर्टेंट, क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। क्वांटिटी नॉट इंपॉर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी की मतलब होता है बेटा पीएच पानी का, उसमें ऑक्सीजन कितनी डिसॉल्व है, और हम बोल सकते हैं पीएच। देखो व्हाट इज क्वालिटी, क्वालिटी मींस पानी का पीएच, ऑक्सीजन कितनी डिसॉल्व है, उसमें क्या न्यूट्रिएंट्स हैं, और उसके अलावा हम बोल सकते हैं सॉल्ट कंसंट्रेशन। क्या बोल सकते हैं, सॉल्ट कंसंट्रेशन। हमने यहां पर देखा सॉल्ट को लेके, जो फ्रेश वाटर होता है उसमें बेटा लेस देन 5 पीपीटी, 5 पीपीटी पार्ट्स पर 1000 फ्रेश वाटर की बात कर रहा हूं, जिसे इनलैंड वाटर कहते हैं। इनलैंड का मतलब होता है रिवर और पॉन्ड। और मेरीन के लिए एनसीईआरटी ने लिखा है 30 to 35 पार्ट्स पर 1000। और हाइपर सेलाइन, जिसे डेड सी कहते हैं, हाइपर सेलाइन, हाइपर का मतलब ज्यादा, लेग्यून के लिए लिखा है इसने 100 पीपीटी, ठीक है। उसके अलावा मेरे पास एनिमल्स होते हैं यूरी हेलाइन जो वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी टॉलरेट कर सके, और स्टेनोहेलाइन होते हैं जो नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी, नैरो रेंज के लिए होते हैं मेरे पास स्टेनोहेलाइन। एनसीईआरटी ने बोला है कि अगर मैरीन फिश को फ्रेश वाटर में ले जाएंगे तो मर जाएगी, या फ्रेश वाटर को मैरीन में ले जाएंगे तो मर जाएगी, क्योंकि उनकी ऑस्मोलरिटी नहीं रह पाती वहां तक। क्लियर हो गई बात। तो ये हमारे पास पानी को लेकर हो गया। अब बच गए 2 फैक्टर, उसको डिस्कस करते हैं। वो 2 फैक्टर कौन से हैं जरा फटाफट से देख लेते हैं। 2 फैक्टर में सबसे पहला फैक्टर हमारे पास है बेटा, सबसे पहला फैक्टर हमारे पास है, ध्यान से देखेंगे, पानी हो गया, हमने पानी डिस्कस कर लिया, ठीक है, क्लियर। हाँ, सबसे पहला फैक्टर हमारे पास है बेटा एक, अब यहां पे 3rd नंबर पे आ जाता है हमारे पास, पानी के बाद 3rd नंबर पे आ जाता है लाइट। अब सुन लो ध्यान से, लाइट को लेके क्या बोला। देखो लाइट किसके लिए चाहिए, रिक्वायर फॉर फोटोसिंथेसिस, सभी तरह के ऑटोट्रॉफ के लिए चाहिए, रिक्वायर फॉर फोटोसिंथेसिस। उसके बाद एनसीईआरटी ने बोला है कि भाई कहीं ना कहीं मेरे पास शेड जो है, शेड में प्लांट ग्रो करते हैं। मेरे पास शेड में क्या करते हैं, प्लांट ग्रो करते हैं। आप समझो ध्यान से, शेड में हमारे पास क्या करते हैं, प्लांट ग्रो करते हैं। आप समझना इस बात को, शेड में प्लांट ग्रो करते हैं तो वो लो शेड में ग्रो कर सकते हैं, कैन ग्रो इन लो शेड, है ना, ग्रो इन लो शेड।
तो शेड को लेके बात कर ली, है ना। हमने कहा कि देखो भाई ऑटोट्रॉफ जो है उनको लाइट चाहिए, ठीक है, सभी तरह के ऑटोट्रॉफ को लाइट चाहिए। कुछ प्लांट हमारे पास शेड में ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, जिसको लो लाइट इंटेंसिटी चाहिए। उसके अलावा फोटो पीरियोडिज्म, फोटो पीरियोडिज्म क्या होता है बेटा? फोटो पीरियोडिज्म होता है लाइट की प्रेजेंस में फ्लावरिंग वगैरह, इसके लिए भी मुझे क्या चाहिए? लाइट चाहिए। तो प्लांट के लिए आपको समझ में आना चाहिए लाइट फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए। कुछ प्लांट शेड पे ग्रो कर सकते हैं और कुछ मेरे पास क्या होती है? फोटो पीरियोडिज्म होता है लाइट कि हमारे पास लाइट की प्रेजेंस में बेसिकली क्या हार्मोन्स बनते हैं जिसकी वजह से फ्लावरिंग होती है। ये चीज बोला। एनिमल्स के लिए क्या बोला एनसीईआरटी ने? एनिमल्स में हमारे पास लाइट जो होती है, देखो उसमें लिखा डाईयूर्नल वेरिएशन। डाईयूर्नल होता है सुबह और शाम में लाइट की वेरिएशन। वो तीन चीजें अफेक्ट करती है। एक फोरेजिंग हैबिट, मतलब कोई रात में खाता है, रात में खाने वाले को नॉक्टर्नल कहते हैं, दिन में खाने वाले को हम डाईयूर्नल कहते हैं। फोरेजिंग मतलब खाने की हैबिट। दूसरा रिप्रोडक्शन, लाइट की वजह से क्या होता है? ऑर्गेनिज्म मूव कर सकता है, या उसमें क्या होता है? सीजनल ब्रीडर होता है जिसमें पर्टिकुलर सीजन में ज्यादा एक्टिव होता है, तो रिप्रोडक्शन हो गया। और तीसरी चीज माइग्रेशन। ये चीजें मेरे पास क्या होती हैं? एनिमल्स में अफेक्ट होती है। एनसीईआरटी ने बोला है कि मेरे पास जो डीप सी होता है, जहां पर सेलेस्टियल सोर्स नहीं है, सेलेस्टियल सोर्स एब्सेंट है, तो वहां पर मेरे पास क्या होते हैं? कीमो ऑटोट्रॉफ होते हैं। वहां मेरे पास क्या होंगे? कीमो ऑटोट्रॉफ होंगे। और दूसरी चीज क्या होती है? मेरे पास जो एल्गी पानी में रहती है, जैसे कि रेड एल्गी, रेड एल्गी मुझे डीप सी में मिल जाती है पर बहुत डीप में नहीं। जैसे एनसीईआरटी ने कहा है कि अगर मैं लेता हूं 500 मीटर से ज्यादा गहरा लेता हूं, तब वहां सेलेस्टियल सोर्स नहीं है, जहां कोई लाइट नहीं मिलती। लेकिन उससे थोड़ा सा ऊपर होगा तो वहां रेड एल्गी मिल जाएगी। तो उसने बोला है कि डीप सी में 500 मीटर से, मतलब डीप सी में, अब ये सेलेस्टियल सोर्स के लिए बोला है मोर देन 500 मीटर, मोर देन 500 मीटर जो गहरा है वहां कोई वो नहीं होता। डीप सी में मेरे पास रेड एल्गी मिलती है। उसके अलावा जो आपको एनसीईआरटी ने बोला है कि यूवी जो है वो हार्मफुल है। हार्मफुल है किसके लिए? प्लांट के लिए और एनिमल्स के लिए। और आपने उसमें पढ़ा भी एनवायरमेंटल इशू में, यूवी जो है उसमें ए बी सी होती है और बी के लिए लिखा हुआ है स्नो ब्लाइंडनेस करता है। आप समझ रहे हैं? ए तो मतलब एब्जॉर्ब कर जाती है कंप्लीटली, ए को कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? ओजोन। बी आ जाती है 50%, जिसको जो क्या करता है? स्नो ब्लाइंडनेस करता है। बी क्या करता है? कॉर्निया की सफेद कर देता है, जिसे स्नो ब्लाइंडनेस कहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं बेटा हमारे पास, ये हो गया। और फोर्थ आ जाते हैं हमारे पास, फोर्थ फैक्टर है जिसे हम सॉइल कहते हैं बेटा। सॉइल क्या होता है? सॉइल बनने के प्रोसेस को पैडोजेनेसिस कहते हैं, पैडोजेनेसिस, है ना। और सॉइल स्टडी को हम पैडोलॉजी कहते हैं। सॉइल जो होता है बेटा वो किस बात पे डिपेंड करता है? सॉइल के बारे में क्या चीज डिपेंड करती है? पहला कि वो ट्रांसपोर्टेड है कि नहीं। ट्रांसपोर्टेड का मतलब होता है कि वो वहां से गई है कि नहीं, वहां से उड़ के पानी के साथ गई है कि नहीं। फिर उसमें पेरेंट रॉक कितना है, उसके अलावा उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल कितना है, ये सारी चीजें, मतलब उसमें पानी, उसमें मेरे पास क्या है? फोर्थ चीज है, उसमें मेरे पास एयर कितनी है, इस हिसाब से सॉइल डिसाइड होती है। असल में क्या होता है बेटा? सॉइल जो होता है मेरे पास इन चीजों से डिसाइड होता है। उसके अलावा हमारे पास दो फीचर दे रखे हैं, परकोलेशन और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। परकोलेशन और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ग्रेन साइज, ग्रेन साइज मतलब पार्टिकल के साइज, और अदर फीचर जैसे कि मान लो हमारे पास क्या हो गया? ऑर्गेनिक मैटर हो गया। इन सब चीजों से परकोलेशन और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मेरे पास उसकी डिसाइड होती है। तो आप देखो सॉइल किस बात पे डिपेंड करती है? एक तो हम लोग लिख सकते हैं, ये तो उसके कंपोजिशन हो गए। अब अगर मैं कहूं कि सॉइल किस बात पे डिपेंड करती है, एक तो अमाउंट ऑफ वेदरिंग, कितनी वेदरिंग हुई है, क्लाइमेट, है ना, कैसा वहां क्लाइमेट था, ये सारी चीजें सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करती हैं। और सॉइल में क्या क्या होता है, क्या मतलब फाइनली ये सॉइल किस बात पे आ जाती है कि भाई वो ट्रांसपोर्ट हुई है कि सेडिमेंट्री सॉइल है, मतलब वहीं बनी है। दूसरा, पेरेंट रॉक से कौन सा मिनरल है, कितना ऑर्गेनिक मैटर है, कितनी एयर है। बेस्ट सॉइल हमारे पास लोमी सॉइल होती है जो एग्रीकल्चर के लिए होती है। परकोलेशन और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो किस बात पे डिपेंड करती है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का मतलब पानी कितना होल्ड कर पा रही है सॉइल। और परकोलेशन होता है, परकोलेशन होता है कि कितना पानी उसमें से परकोलेट कर गया, है ना। परकोलेशन ये डिपेंड करता है किस पे? ग्रेन साइज और एग्रीगेशन पे। ग्रेन साइज मतलब, ग्रेन मतलब पार्टिकल का साइज, और एग्रीगेशन में। इसके अलावा एनसीईआरटी ने बोला है कि अदर प्रॉपर्टी लाइक पीएच हो गया,
है ना, पीएच हो गया और मान लो उसके न्यूट्रिएंट हो गए, ये डिसाइड करता है कि क्या फ्लोरा है, मतलब सॉइल के अंदर कौन सा प्लांट आएगा, और उससे मेरे पास एनिमल डिसाइड होता है। तो आपने सॉइल के लिए याद रखना है कि वेदरिंग इंपॉर्टेंट होती है, क्लाइमेट इंपॉर्टेंट होता है, उससे सॉइल बनती है, सॉइल डिसाइड होता है कि उड़ के गई नहीं गई। उसके अलावा उसके कुछ फीचर है, पर्कुलेशन और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वो ग्रेन साइज पे डिपेंड करते हैं। अदर फीचर लाइक पीएच वगैरह की वजह से प्लांट का डिसीजन होता है कि वहां कौन से प्लांट ग्रो करेंगे, और उसी से एनिमल की टाइप डिसाइड होती है। अब हम ये देखेंगे कि कैसे एबायोटिक फैक्टर एबायोटिक फैक्टर अफेक्ट करेंगे लाइफ को। तो सबसे पहला सवाल एनसीईआरटी ने पूछा है कि व्हाई एबायोटिक फैक्टर अफेक्ट। ध्यान से सुनेंगे, एनसीईआरटी ने पहला सवाल पूछा है कि व्हाई एबायोटिक फैक्टर अफेक्ट। तो इंपॉर्टेंट ये है कि एनसीईआरटी ने ये बोला बेटा आपको कि व्हाई एबायोटिक अफेक्ट, उसने बोला है कि बहुत लंबे टाइम के बाद ऑर्गेनिज्म ने क्या किया है, होम्योस्टैटिस इवॉल्व किया है। नाउ व्हाट इज होम्योस्टैटिस? होम्योस्टैटिस होता है कांस्टेंट इंटरनल कंडीशन, कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। एनसीईआरटी ने बोला कि बहुत लंबे समय के बाद ऑर्गेनिज्म ने क्या किया है, अपनी बॉडी के रिएक्शन इवॉल्व किए हैं। मान लो ये बॉडी में होने वाले रिएक्शंस हैं जो बहुत लंबे समय के बाद इवॉल्व किए हैं, और वो सारे रिएक्शन एक पर्टिकुलर कंडीशन में होते हैं। अगर उस कंडीशन को मेंटेन रखा जाए तो वो रिएक्शन मैक्सिमम स्पीड से हो सकते हैं। तो एनसीईआरटी कहती है कि व्हाई एबायोटिक फैक्टर अफेक्ट बायोटिक, मतलब लिविंग को अफेक्ट ही क्यों करेगा, क्योंकि लिविंग के अंदर बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं जो कांस्टेंट कंडीशंस में होते हैं। अगर ये कंडीशंस अफेक्ट होंगी तो लिविंग अफेक्ट होगा। ये सिंपल सा लॉजिक है, अगर कंडीशंस अफेक्ट होंगी तो वो लिविंग अफेक्ट होगा। तो ये इसका आंसर है। और व्हाट इज होम्योस्टैटिस? कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। और ये कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट किसकी टर्म्स में है? इन टर्म्स ऑफ दो चीजों की टर्म्स में। एक टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, और दूसरा है हम लोग बोलते हैं बेटा एक तरीके से ऑस्मो रेगुलेशन, मतलब सॉल्ट और वाटर बैलेंस। तो हम लोग बोल सकते हैं ऑस्मोलैरिटी या ऑस्मो रेगुलेशन। तो थर्मो रेगुलेशन और ऑस्मो रेगुलेशन अगर हम करते हैं तो होम्योस्टैटिस मेंटेन रहता है। नाउ व्हाट इज होम्योस्टैटिस? कांस्टेंट इंटरनल कंडीशन। किसकी टर्म में? टेम्परेचर और वाटर और सॉल्ट बैलेंस की टर्म में। क्लियर है? अब भाई टेम्परेचर कैसे वेरी कर सकता है? बाहर में बदलाव से। और सॉल्ट और वाटर बैलेंस कैसे वेरी कर सकता है? हमारी बॉडी में जो वेस्ट बनते हैं हमारी बॉडी की ऑस्मोलैरिटी खराब कर सकते हैं, इसलिए उस वेस्ट को बाहर फेंकना पड़ता है। तो हमने कहा कि यार हमारे पास दो तरह के ऑर्गेनिज्म अभी थर्मो रेगुलेशन को बेस करके बनाएंगे। इसको लेके एक एनालॉजी एनसीईआरटी ने दी है। एनालॉजी के लिए उसने बोला है, ध्यान से सुनेंगे, एनालॉजी उसने बोला है। एनालॉजी क्या है? उसने बोला है कि जैसे मान लो आपको कोई काम आप कर रहे हैं, जैसे बाहर बहुत गर्मी है, तो आप देखिए कि आप अपनी बॉडी का होम्योस्टैटिस कैसे मेंटेन रखते हैं। अगर बात बहुत गर्मी है तो आप एसी चला के, एयर कंडीशनर चला के अपनी बॉडी का होम्योस्टैटिस मेंटेन रखते हैं। आप समझ पा रहे हैं? अपनी बॉडी का होम्योस्टैटिस एयर कंडीशनर चला के रखते हैं ताकि आप अपनी एफिशिएंसी का मैक्सिमम काम कर पाते हैं। ये एनालॉजी है कि हाउ होम्योस्टैटिस इज मेंटेन। क्लियर हो गई बात? अब हमारे पास ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक को कहते हैं रेगुलेटर वो होते हैं जो कांस्टेंट इंटरनल कंडीशन रखते हैं। अब वो कांस्टेंट इंटरनल कंडीशन रखने के लिए उनको क्या प्राइस देना पड़ता है? आप समझ लो ध्यान से बेटा। कांस्टेंट इंटरनल कंडीशन कैसे रखते हैं? एनसीईआरटी कहती है फिजियोलॉजिकल मीन। फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है शिवरिंग और स्वेटिंग। मान लो टेम्परेचर की बात करें तो स्वेटिंग करके और शिवरिंग करके वो अपने अंदर का कांस्टेंट इंटरनल कंडीशन रखते हैं, शिवरिंग और स्वेटिंग करके। और हमने यहां पर लिखा बेटा बिहेवियरल मीन। बिहेवियरल का मतलब होता है कि वो बिहेवियर आप समझे ध्यान से। फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल मीन से वो कांस्टेंट इंटरनल कंडीशन मेंटेन कर जाते हैं। ठीक है, कांस्टेंट इंटरनल कंडीशन मेंटेन कर जाते हैं फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल मीन से। आप इस चीज को समझेंगे तो बिहेवियरल मीन होता है कि भाई कहीं मूव कर गए। फिजियोलॉजिकल का मतलब हो गया स्वेटिंग और शिवरिंग। आपने याद रखना है कि रेगुलेटर अपनी कांस्टेंट टेम्परेचर कैसे मेंटेन करते हैं? फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल मीन से। स्वेटिंग का मतलब होता है अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 से ज्यादा होता है तो आप स्वेट करते हैं। और शिवरिंग का मतलब होता है कि शिवर करके हीट जनरेट करते हैं अगर बॉडी के बाहर का टेम्परेचर कम होगा। यहां पर खर्चा क्या आएगा? खर्चा आएगा एनर्जी एक्सपेंस बढ़ जाएगा। एनर्जी का एक्सपेंस इंक्रीज हो जाएगा बेटा। एनर्जी का एक्सपेंस क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, एनर्जी का खर्चा बढ़ जाएगा। लेकिन यहां बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट ये होगा, यहां पर ध्यान से सुनेंगे बेटा, एनर्जी का एक्सपेंस हमारे पास बढ़ जाएगा। ध्यान से सुनेंगे, एनर्जी का एक्सपेंस हमारे पास बढ़ जाएगा और बेनिफिट हमारे पास क्या होगा? बेनिफिट हमारे पास क्या होगा इस चीज को समझेंगे। एनर्जी का एक्सपेंस हमारे पास बढ़ गया, ठीक है, क्लियर, इंक्रीज हो गया। और बेनिफिट हमारे पास क्या हुआ? बेनिफिट हमारे पास क्या हुआ वो हमें देखना है। तो बेनिफिट ये है,
बेनिफिट ये है जो हम इस चीज को देख पा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे, दिस इज एनर्जी, दिस इज बेनिफिट। तो बेनिफिट ये रहेगा बेटा कि हम क्या करेंगे, रिएक्शन मैक्सिमम स्पीड से हो रहे हैं। रिएक्शन मैक्सिमम स्पीड को हम कहते हैं ऑप्टिमम। किससे बोल रहे हैं, ऑप्टिमम। हमारे पास रेगुलेटर कौन कौन है, मैमल है, बर्ड है, मैमल, बर्ड और सम लोअर इनवर्टिब्रेट, लोअर इनवर्टिब्रेट, ये मेरे पास क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गए। तो आपको समझ में आना चाहिए बेनिफिट क्या होगा कि रिएक्शन मैक्सिमम स्पीड से होंगे और उसका लॉस क्या, भाई एनर्जी का खर्चा लगेगा। कन्फर्मर वो होते हैं जो क्या करते हैं बेटा, नहीं चेंज करते, जो क्या करते हैं, अपना बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर लेते हैं, टेम्परेचर ऑफ बॉडी चेंज कर लेते हैं। उससे फायदा क्या होता है, बेनिफिट है क्या, कोई एनर्जी बचती है। बाहर 30 है तो इन्होंने 30 कर लिया, बेनिफिट है, एनर्जी सेव होती है, एनर्जी सेव होती है। लॉस क्या है बेटा, इसको नुकसान क्या हो रहा है, सब ऑप्टिमल परफॉर्मेंस। सब ऑप्टिमल परफॉर्मेंस का मतलब होता है, ऑप्टिमम होता है मैक्सिमम, सब ऑप्टिमल परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि मैक्सिमम से थोड़ी कम काम करेंगे, वो दिमाग में रखना है, वो ये कन्फर्मर होते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि अगर कोई सब ऑप्टिमम परफॉर्मेंस कर रहा है चेंज इन उससे, तो उसको आप क्या बोलोगे, आप कहोगे कन्फर्मर है वो। तो अगर आप ग्राफ देखोगे तो ये इंटरनल लेवल है, ये एक्सटर्नल लेवल है। एक्सटर्नल लेवल बदल रहा है, इंटरनल लेवल कांस्टेंट, और दीज आर रेगुलेटर। इनको हम क्या बोलते हैं, रेगुलेटर बोलते हैं। ये कन्फर्मर है जो इंटरनल लेवल बदल रहे हैं। पार्शियल रेगुलेटर होता है कि थोड़ा बदलेगा फिर कांस्टेंट है। ऑल्दो पार्शियल रेगुलेटर का ये ग्राफ गड़बड़ है, ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे करके ऐसे होना चाहिए, पर कोई बात नहीं, एनसीईआरटी ने बनाया तो हम यही ले रहे हैं। रीजन क्या है, पार्शियल रेगुलेटर होता है कि कुछ टाइम तक कांस्टेंट रहता है, फिर उसको बदलना पड़ता है, दैट इज पार्शियल रेगुलेटर। तो मेरे पास रेगुलेटर हो गए, कन्फर्मर हो गए, ये हो गए। अब एनसीईआरटी ने पूछा कि व्हाई ऑल कन्फर्मर नॉट बिकम रेगुलेटर, क्योंकि 99% ऑर्गेनिज्म क्या है, रेगुलेटर है, सॉरी कन्फर्मर है। तो एनसीईआरटी ने पूछा कि व्हाई ऑल कन्फर्मर, why all conformer not become regulator, not become regulator, सारे कन्फर्मर रेगुलेटर क्यों नहीं हो गए, ऐसा एनसीईआरटी ने पूछा है, आपसे भी पूछा है तो ठीक है बता देते हैं। क्योंकि मेरे पास क्या होगा बेटा, रेगुलेटर होने के लिए एनर्जी की कॉस्ट है। क्या है, एनर्जी की कॉस्ट है बेटा, एनर्जी की कॉस्ट है, आप समझ लो ध्यान से। तो जो इस एनर्जी की कॉस्ट बियर कर पाएगा, क्योंकि आपको खर्चा लगेगा कांस्टेंट रखने के लिए, तो जो बियर कर पाया वो रेगुलेटर बन गया, नहीं तो वो कन्फर्मर रह गया। दूसरी चीज एनसीईआरटी ने बोला है कि स्मॉल साइज के जो, आप ध्यान से सुनेंगे बेटा, स्मॉल साइज के जो ऑर्गेनिज्म है, स्मॉल साइज के जो ऑर्गेनिज्म है वो क्यों नहीं, ध्यान सुनेंगे, स्मॉल साइज के जो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे पास, इस चीज को समझे ध्यान से, छोटे साइज के जो ऑर्गेनिज्म है हमारे पास, एनर्जी की कॉस्ट हो गई, छोटे साइज के जो ऑर्गेनिज्म है वो मुझे पोलर एरियाज पे क्यों नहीं मिलते, क्योंकि हीट लॉस और हीट गेन कहां से होता है, ऑर्गेनिज्म के सरफेस से होता है। तो ये भी चीज पूछी है उसने कि एनर्जी कॉस्ट है, तो दोज विच बियर दिस कॉस्ट, विच कैन बियर दिस कॉस्ट बिकम रेगुलेटर, वही रेगुलेटर हुए हैं, बाकी नहीं, आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज क्या है कि जो स्मॉल साइज के ऑर्गेनिज्म है, छोटे साइज के जो ऑर्गेनिज्म है बेटा, उनके साथ क्या कहानी है आपको दिमाग में रखना है कि जो छोटे साइज के ऑर्गेनिज्म है हमारे पास, छोटे साइज के ऑर्गेनिज्म जो है उसको लेके आपने दिमाग में रखना है। ध्यान से देखो बेटा, स्मॉल साइज जो ऑर्गेनिज्म है उनका सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम रेशियो हाई होता है, मतलब वॉल्यूम के कंपैरिजन में उनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। आप देखें छोटे साइज का तो हीट लॉस ज्यादा होगा, इसलिए छोटे साइज के ऑर्गेनिज्म पोलर एरियाज में नहीं मिलते। तो पोलर एरियाज में कौन मिलने चाहिए मेरे पास, अगर आप दिमाग लगाओ, पोलर एरियाज में वो मिलने चाहिए जिनका साइज बड़ा हो, जैसे कि बियर वगैरह मिलते हैं, ठीक है, क्लियर, लार्ज साइज के मैमल्स मिलने चाहिए, ठीक है। अच्छा ये हमने लिख दिया, व्हाई ऑल कन्फर्मर नॉट बिकम रेगुलेटर, बिकॉज हमने बोला हीट गेन एंड हीट लॉस, सॉरी हमने क्या बोला है कि दोज विच कैन अफोर्ड दिस कॉस्ट, विच कैन अफोर्ड एनर्जी कॉस्ट, बिकम रेगुलेटर, रेस्ट आर कन्फर्मर। रेस्ट क्या है मेरे पास, कन्फर्मर है। वाई स्मॉल साइज एनिमल्स नॉट फाउंड इन पोलर एरिया, छोटे साइज के एनिमल्स मुझे पोलर एरियाज में क्यों नहीं मिलते, मैं लिख रहा हूं
वाई स्मॉल साइज एनिमल्स नॉट फाउंड इन पोलर एरियाज। आप देख लो इस चीज को, पोलर एरियाज में क्यों नहीं मिलते, क्योंकि सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम रेशियो। अगर किसी को डाउट है इसमें तो करके देख लेना बेटा। आप क्या करोगे, एक क्यूब बनाओगे जिसका सरफेस, जिसका साइड 2 होगी, और एक क्यूब बनाओगे जिसकी साइड 4 होगी। सरफेस एरिया वॉल्यूम निकालना, देखो किसका ज्यादा आता है, 2 वाले का ज्यादा आएगा। ठीक है, छोटा क्यूब मतलब छोटा ऑर्गेनिज्म। सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो हाई होती है, रेशियो इज हाई, तो टेंड टू लूज मोर हीट, टेंड टू लूज मोर हीट। ठीक है, ये चीज हो गई, ज्यादा हीट लॉस करेंगे। आगे आ जाओ बेटा। अब आ जाते हैं अनफेवरेबल कंडीशन को लेके। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, एनसीईआरटी ने क्लियरली बोला है कि अगर अनफेवरेबल कंडीशन लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होगा तो क्या होगा। एक ऑप्शन है हमारे पास माइग्रेशन, माइग्रेशन मतलब भाग जाना। दूसरा ऑप्शन है सस्पेंशन। तीसरा ऑप्शन है अडप्टेशन, वो होगा कि अगर लंबे टाइम के लिए हो। शॉर्ट टाइम के लिए होगा, देखो अगर लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होगा तो एडप्टेशन है, और अगर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगा, शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब कम समय के लिए होगा, तो 2 ऑप्शन होते हैं। पहला होता है भाग जाओ, दूसरा होता है छुप जाओ। तो माइग्रेशन में एक एग्जांपल है क्योलाडो नेशनल पार्क में, जो कि भरतपुर में है, मतलब राजस्थान में है, जिसे हम भरतपुर बर्ड सेंचुरी कहते हैं राजस्थान में। वहां पर साइबेरिया से क्रेन आते हैं। कब आते हैं? विंटर में। विंटर में मेरे पास साइबेरिया से क्रेन आते हैं, साइबेरियन क्रेन आते हैं, ठीक है, इन विंटर। ठीक है, और वहां पर फिर वो वापसी चले जाते हैं। दूसरी चीज आपको याद रखनी है, माइग्रेशन का मतलब होता है कि हॉस्टाइल एनवायरनमेंट से, हॉस्टाइल का मतलब होता है हार्मफुल या अनफेवरेबल, टू फेवरेबल एनवायरनमेंट में मूव करते हैं। और जब कंडीशन ठीक होती है तो वापसी चले जाते हैं। जब कंडीशन ठीक होती है तो दे कैन गो बैक। तो इसे हम क्या बोलते हैं? माइग्रेशन बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? माइग्रेशन बोलते हैं। तो क्योलाडो नेशनल पार्क जो है हमारे पास, क्योलाडो नेशनल पार्क जो है, जिसे हम राजस्थान में कहते हैं, जिसे हम कहते हैं विंटर में साइबेरियन क्रेन इन विंटर। तो होस्टाइल एनवायरनमेंट जो है, जो कि फेवरेबल एनवायरनमेंट है, वहां से हम कह रहे हैं कि मूव कर जाते हैं। ठीक है, साइबेरिया से इंडिया आते हैं और इंडिया से वापसी चले जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं। और ये किस लिए आते हैं बेटा? एक तरीके से उनको वहां पे शेल्टर मिलता है। और कई बार माइग्रेशन 2 रीजन से होती है, या तो खाने के लिए, शेल्टर के लिए, या तीसरा बोल सकते हो रिप्रोडक्शन के लिए। लॉन्गेस्ट माइग्रेशन एक एग्जांपल लिख देता हूं, एक बर्ड होती है आर्कटिक टर्न। ये लॉन्गेस्ट माइग्रेशन करती है, बर्ड होती है ये बर्ड है आर्कटिक टर्न। तो बर्ड में काफी माइग्रेशन देखा गया। सस्पेंशन में बेटा हमारे पास लिखा हुआ है कि जो लोअर ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि मेरे पास, आपके पास हो गई एल्गी हो गया, मेरे पास बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, इनके अंदर मेरे पास स्पोर बनते हैं। खासकर बैक्टीरिया फंजाई में मेरे पास स्पोर बनते हैं जो अनफेवरेबल कंडीशन में रह पाते हैं। उसके अलावा सीड जो है, सीड में डॉर्मेंसी जो है, वो भी एग्जांपल है किसका? अनफेवरेबल कंडीशन का। मेरे पास हाइबरनेशन किस में होता है? हाइबरनेशन होता है पोलर एरियाज में, जो पोलर बियर मिलता है, ठीक है, वो विंटर स्लीप कहते हैं उसे, पोलर एरिया में। तो पोलर एरिया में मेरे पास जो पोलर बियर होता है वो उसमें हाइबरनेशन होती है, तो वो जाके बेटा सो जाता है, उसका वो मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो कर लेता है। एस्टिवेशन किस में होती है? फिश में और स्नेल में। एस्टिवेशन मेरे पास किस में होती है? फिश और स्नेल में। फिश और स्नेल जो होता है वो जाकर बेटा मेरे पास, फिश और स्नेल जाकर नीचे, मतलब पानी में, जैसे मान लो पानी की बात कर रहे हैं, तो पानी में वो जाकर नीचे वाली लेयर में चला जाता है, ऊपर वाली लेयर गर्म होती है, या स्नेल कहीं और छुप जाता है, तो उसे हम एस्टिवेशन कह रहे हैं। उसके अलावा मेरे पास क्या होता है बेटा? एक ज़ूप्लैंक्टन में मेरे पास डायापॉज होता है। डायापॉज को एनसीईआरटी लिखती है सस्पेंडेड डेवलपमेंट। तो सस्पेंडेड मतलब अपनी ग्रोथ रोक दी। देखो सस्पेंशन किस लिए होता है? ताकि वेट करते हैं फेवरेबल कंडीशन के वापसी आने का। ठीक है, और वो कौन कौन कर सकता है? स्पोर बनते हैं बैक्टीरिया में, हजारों साल जिंदा रहते हैं। सीड की अंदर डॉर्मेंसी होती है, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, डायापॉज, दे ऑल आर एग्जांपल ऑफ सस्पेंशन। क्लियर है? अब आ जाओ जरा डेफिनेशन करते हैं अडेप्टेशन की। ठीक है, अडेप्टेशन की डेफिनेशन करते हैं और फटाफट से अडेप्टेशन को कंप्लीट करते हैं ना। व्हाट इज अडेप्टेशन? अडेप्टेशन क्या होता है बेटा? ध्यान सुनो। अडेप्टेशन एनसीईआरटी ने बोला एक ऐसा एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट क्या मतलब? एट्रीब्यूट का मतलब होता है ऐसा चेंजेस किसमें? इन मॉर्फोलॉजी, ठीक है, मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, बिहेवियर, कोई भी चेंज, एनी एट्रीब्यूट, या हम लिख सकते हैं एनी चेंज इन, एट्रीब्यूट मत लिखो, ऐसे लिख लो, एनी चेंज इन मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, बिहेवियर, किसके लिए? फॉर रिप्रोडक्शन, फॉर सर्वाइवल, जिंदा रहने के लिए और वहां पर रिप्रोडक्शन करने के लिए। तो याद रखना
याद रखना बेटा, रिप्रोडक्शन और सर्वाइवल के लिए जो भी चेंजेस होते हैं उसको हम एडेप्टेशन कहते हैं, क्योंकि वहां वो जिंदा रहना चाहता है और साथ के साथ रिप्रोडक्शन करना चाहता है। टाइम के साथ विद टाइम एडेप्टेशन जेनेटिकली फिक्स हो जाती है, विद टाइम जेनेटिकली फिक्स हो जाएगी। एडेप्टेशन इज जेनेटिकली फिक्स्ड, जेनेटिकली फिक्स्ड हो जाएगी। कौन? एडेप्टेशन। क्लियर है? तो एडेप्टेशन मेरे पास क्या हो जाएगी? जेनेटिकली फिक्स्ड हो जाएगी। तो डेजर्ट की हमारे पास एडेप्टेशन कौन कौन सी है? डेजर्ट एडेप्टेशन कौन सी है मैं क्लियर बता देता हूं आपको बेटा। डेजर्ट एडेप्टेशन हमारे पास जो है, आप समझना इस बात को, ठीक है? क्लियर? ठीक है। वो क्या है एग्जैक्टली बता रहा हूं आपको बेटा, क्या है एग्जैक्टली बता रहा हूं। डेजर्ट एडेप्टेशन हमारे पास है कि डेजर्ट में कौन सी एडेप्टेशन है, ये हमें समझना है, ठीक है? ये हमें समझना है, ठीक है? क्लियर? हाँ, डेजर्ट में कौन सी एडेप्टेशन है, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। डेजर्ट में हमारे पास कौन सी एडेप्टेशन है ये हमें देखना है। तो सबसे पहले प्लांट के लिए, प्लांट में कौन सी होगी बेटा? प्लांट में पानी के लिए सनकन स्टोमेटा, मतलब नीचे धसा हुआ स्टोमेटा होता है, और उसके अलावा क्यूटिकल जो पानी के लॉस को बचाता है, क्यूटिकल हो गया। उसके अलावा कैम प्लांट, जिसमें कैम प्लांट क्या होते हैं? जिसमें स्टोमेटा रात में ओपन होता है। हमारे पास फोटोसिंथेटिक स्टेम, स्टेम कैसी होगी? फोटोसिंथेटिक हो गई। ये किसके अंदर होगी बेटा? प्लांट में डेजर्ट की एडेप्टेशन हो गई। सनकन स्टोमेटा क्यूटिकल होता है ताकि पानी का लॉस ना हो। कैम प्लांट स्टोमेटा रात में खुलता है, और फोटोसिंथेटिक स्टेम होती है ताकि सरफेस एरिया कम कर दे, और हम लिख सकते हैं स्पाइंस बन जाते हैं ताकि सरफेस एरिया कम कर दे लीफ का, और स्टेम फोटोसिंथेटिक हो जाती है। अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में बेटा हमारे पास एक एग्जांपल दे रखा है कैंगरू रैट का। कैंगरू रैट जो है वो इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन से कहां मिलता है? अगर आपसे पूछा जाए कैंगरू रैट कहां मिलता है? अफ्रीका में मिलता है ना, सॉरी अमेरिका में मिलता, अमेरिका लिखा हुआ है तो अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में मिलेगा। तो कैंगरू रैट इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन से, इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन करके मेरे पास क्या बनाएगा? इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन से पानी बनाता है, और वो पानी की जरूरत उसी से पूरी करता है। कैंगरू रैट की बात है। तो एक चूहा है जो मतलब बेसिकली पानी फैट ऑक्सीडेशन से बनाता है। ये एक एग्जांपल दे रखा है डेजर्ट का। अच्छा, कोल्ड एडेप्टेशन क्या है बेटा? कोल्ड में क्या होता है? प्लांट में तो कुछ नहीं लिखते हम लोग, प्लांट में एज सच कुछ नहीं लिखते, एनिमल्स में लिखते हैं। एनिमल्स में मेरे पास एक तो एलेंस रूल है, आपको पता है एलेंस रूल क्या होता है? कान और हाथ छोटे होते हैं, मतलब हम लिखते हैं, सॉरी मैं लिख रहा हूं लिम्स और ईयर्स, ईयर्स छोटे होते हैं ताकि क्या करें? स्मॉल होते हैं टू अवॉइड हीट लॉस, टू अवॉइड हीट लॉस, क्योंकि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा वो क्या होगी? हीट लॉस होगी। तो हीट लॉस को अवॉइड करने के लिए हमारे पास उसके कान और उसके पैर छोटे होते हैं। दूसरी चीज हमारे पास क्या है बेटा एनिमल्स में? उसके अलावा हमारे पास क्या होता है? ब्लबर होता है। ब्लबर क्या होता है? सील में और वेल में होता है, ठीक है, जो थर्मो इंसुलेशन के लिए काम करता है। क्लियर है हमारे पास? तो एक तो हमने एलेंस रूल लिख दिया, एक हमने ब्लबर वगैरह लिख दिया जो हमारे पास होता है। उसके अलावा कुछ में मेरे पास ब्राउन फैट होता है, ये एडिशनल है। अच्छा, ये एडेप्टेशन से बेटा मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। एल्टीट्यूड सिकनेस क्या है? ये फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन है। अगर आप कहां जाते हो? रोहतांग पास। रोहतांग पास का मतलब एनसीईआरटी लिखती है कि अगर आप मोर देन 3,500 मीटर की ऊंचाई पर जाते हो तो आपको सिम्टम्स आते हैं नोजिया, नोजिया, हार्ट पल्पिटेशन, दिल घबराना, नोजिया होता है चक्कर आना, हार्ट पल्पिटेशन हो जाएगा, ठीक है, और वॉमिटिंग हो सकता है, हेडेक हो सकती है। इसका जो रीजन है, रीजन एनसीईआरटी लिखती है कि भाई रीजन है हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज हो गया है। तो हम बॉडी कैसे अडॉप्ट करती है? 3 चीजें लिखे हैं। सबसे पहले लिखता है आरबीसी प्रोडक्शन बढ़ा दो, पर उसको बढ़ने में टाइम लगेगा। आरबीसी प्रोडक्शन इंक्रीज कर दो, ठीक है। ब्रीदिंग रेट बढ़ा दो, सांस लेने की रेट बढ़ा दो, ब्रीदिंग रेट बढ़ा दो। जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान रखना है कि बाइंडिंग एफिनिटी डिक्रीज करनी होती है। बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ एचबी विद O2, ये इसको डिक्रीज करते हैं, ये करना होता है। ये डिक्रीज इसलिए करते हैं ताकि ऑक्सीजन रिलीज हो, ठीक है। ये हो गया एल्टीट्यूड सिकनेस वगैरह के बारे में। कुछ बायोकेमिकल एडेप्टेशंस के बारे में बता रहा हूं कि हमारे पास अगर बेटा वेरी हाई टेम्परेचर पे मिलते हैं तो वेरी हाई टेम्परेचर पे जो बैक्टीरिया मिलते हैं, आर्की बैक्टीरिया मिलते हैं, उन पे थर्मोस्टेबल एंजाइम होता है। जैसे थर्मस एक्वेटिकस एक बैक्टीरिया था, टैग पॉलीमरेज, थर्मोस्टेबल एंजाइम होता है, थर्मोस्टेबल एंजाइम। और जो वेरी हाई प्रेशर पे मिलते हैं, वेरी हाई प्रेशर कहां होगा? डीप सी में, वहां पर कुछ बायोकेमिकल एडेप्टेशन होती है, डीप सी में वहां पर होता है। या हमारे पास अगर सब जीरो पे मिलेंगे, सब जीरो का मतलब होता है कि माइनस में
अगर टेम्परेचर हो, माइनस में टेम्परेचर हो तो वहां भी ऐसा कुछ होगा। क्लियर होगी बात। अब हम बात करते हैं बेटा बिहेवियरल अडेप्टेशन की। बिहेवियरल अडेप्टेशन किस में होता है? हमारे पास लिजर्ड्स में होता है। लिजर्ड्स मेरे पास कोल्ड ब्लडेड है, तो उसमें क्या होता है, वो टेम्परेचर कैसे मेंटेन करता है? तो विंटर में जब टेम्परेचर काफी लो होता है तो वो बास्क करता है सन में, बास्क इन सन, मतलब सन में धूप सेकता है। और समर में वो धूप से बचने के लिए बेटा क्या करता है, दे मूव इनटू बरोज। तो ये एक तरीके का बिहेवियरल अडेप्टेशन है। मूव इनटू बरोज मेरे पास क्या है, एक तरह का बिहेवियरल अडेप्टेशन है। तो ये चीज याद रखनी है। इसके अलावा एक्स्ट्रा बता रहा हूं एडेप्टेशन में जो आपको याद रखना, वीवी पेरी क्या होता है, मेरे पास जर्मिनेशन होती है सीड की ट्री पर, सीड जर्मिनेशन ऑन ट्री। और ये किन में होती है बेटा, ये होती है मेरे पास हेलोफाइट्स में। एक हेलोफाइट्स में हो सकती है, हेलोफाइट्स वो होते हैं जो मेरे पास जहां पे हाई सॉल्ट कंडीशन होती है। उसके अलावा आपको याद रखना हाइड्रोफाइट्स में क्या एडेप्टेशन होती है, एक तो रूट कैप होती है, रूट कैप याद रख लो। मैकेनिकल टिश्यू नहीं होते, मैकेनिकल टिश्यू मतलब सपोर्ट के लिए जो टिश्यू होते हैं वो नहीं होते, मतलब फाइबर वगैरह नहीं होता, मैकेनिकल टिश्यू एब्सेंट होते हैं। ठीक है, क्लियर है। और उसके अलावा एरेनकाइमा, ये वाली कुछ एडेप्टेशन याद रखना। तो एडेप्टेशन में आपको एक्स्ट्रा भी बता दिया जो याद रखनी है। ठीक है, अब आ जाओ पॉपुलेशन क्या होता है। नाउ व्हाट इज पॉपुलेशन? पॉपुलेशन को अगर मैं डिफाइन करूंगा तो याद रखना, पॉपुलेशन होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज। कैसा ऑर्गेनिज्म? सेम स्पीशीज का, जो कहां रहता है, कॉमन ज्योग्राफी में रहता है, जो ज्योग्राफी कॉमन है। क्या करता है, शेयर करता है और कंपीट करता है। शेयर एंड कंपीट फॉर रिसोर्सेस, शेयर एंड कंपीट फॉर रिसोर्सेस। रिसोर्सेस के लिए क्या करेगा, कंपीट करेगा और शेयर करेगा। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज जो कॉमन ज्योग्राफी में रहेगा, शेयर करेगा और कंपीट करेगा किसको, रिसोर्सेज को, है ना। शेयर और कंपीट करेगा किसको, रिसोर्सेज को। क्लियर हो गई बात? ठीक है, रिसोर्सेज को क्या करेगा, कंपीट करेगा। ठीक है, क्लियर। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज, उसमें कॉमन ज्योग्राफी है, शेयर कर रहा है और कंपीट कर रहा है किसको, रिसोर्सेज को, है ना। रिसोर्सेज के लिए कंपीट कर रहा है। ठीक है, अब मेरे को बात याद रखना बेटा, हमारे पास दो व्यू हैं पॉपुलेशन को लेके। एक जेनेटिक्स वाले का व्यू है। जेनेटिसिस्ट कहता है कि हम सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पॉपुलेशन मानते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पॉपुलेशन मानते हैं। ये कौन बोलता है, जेनेटिसिस्ट बोलता है। इकोलॉजिस्ट क्या कहता है, इकोलॉजिस्ट कहता है कि भाई प्रोडक्ट ऑफ बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, प्रोडक्ट ऑफ बोथ सेक्सुअल और एसेक्सुअल, उसको पॉपुलेशन कंसीडर करते हैं। उसको हम क्या कर सकते हैं, पॉपुलेशन कंसीडर कर सकते हैं। उसको हम पॉपुलेशन क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों को हम क्या कंसीडर करते हैं, पॉपुलेशन कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये कौन बोलता है बेटा, ये बोलता है इकोलॉजिस्ट वाला। और जेनेटिसिस्ट कहता है ओनली प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब मेरे पास क्या होते हैं, पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करने के कुछ पैरामीटर्स हैं जिन्हें एट्रीब्यूट्स कहते हैं। सबसे पहला पैरामीटर है बर्थ रेट। तो बर्थ रेट क्या होता है कि कितना इंक्रीज हुआ, नंबर ऑफ इंक्रीज अपॉन में इनिशियल इंडिविजुअल, है ना। ठीक है, पर टाइम। ऐसे जैसे मान लो एनसीईआरटी ने एग्जांपल भी दिया है आपको कि मेरे पास मान लो एक लोटस थे, पहले मान लो 20 थे, उसके बाद वो 24 हो गए। ठीक है, मान लो एक साल में ऐसा हुआ, तो बर्थ रेट कितना हो गया, बढ़ा कितना, 4 अपॉन में 20 लोटस पर इंडिविजुअल पर ईयर। ठीक है, इतना बड़ा या इतना इंडिविजुअल, सॉरी लोटस लिखो, पर इंडिविजुअल पर ईयर, पर पे निकालते हैं ना, पर कैपिटा पे निकालते हैं, लोटस पर इंडिविजुअल पर ईयर, टाइम से डिवाइड कर दिया। तो देखो ये जो भी आ रहा है पॉइंट में आ रहा है, तो एक इंडिविजुअल पे या 10 पे या 100 पे निकालते हैं। सेम इज डेथ रेट, डेथ रेट होगा डिक्रीज अपॉन में इनिशियल। ठीक है, और ऐसे ही इंडिविजुअल पर यूनिट टाइम में निकालते हैं। डेथ रेट के लिए फ्रूट फ्लाई 40 थी, फिर 36 रह गई, कितनी घटी, 4 अपॉन में 40, तो इतने इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई, ऐसे कर लो, या इतनी फ्रूट फ्लाई पर इंडिविजुअल। असल में हम लोग क्या, यहां पे ज्यादा बेटर रहेगा हम लिखें ऐसे, इतने इंडिविजुअल पर लोटस पर ईयर। ऐसे यहां पर इसमें मान लो 4 अपॉन 40 करके कितना आ गया, 1/10 आ गया, ये 0.1 आ गया। तो 0.1 मतलब फ्रूट फ्लाई, 0.1
इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई पर वीक दे रखा है, ठीक है, ये हो गया। तो बर्थ रेट डेथ रेट निकालने का तरीका ये है, पर कैपिटा पे, 1 पे, 100 पे, यहां पे तो 1 पे निकाला हुआ है, आप 100 पे, 1000 पे भी निकाल सकते हो। सेक्स रेशियो होता है कि कितने मेल हैं, नंबर ऑफ मेल पर कैपिटा फीमेल। पर कैपिटा का मतलब मान लो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ फीमेल पर कैपिटा मेल। इंडिया में तो पर कैपिटा मेल पे निकालते हैं। नंबर ऑफ फीमेल मान लो हम लोग कैसे निकालते हैं कि 1000 मेल कितनी फीमेल है, पर कैपिटा मेल। तो कैपिटा में क्या लेते हैं बेटा, मेल लिया है, तो मेल कितना लिया है, 1000 लिया है, और फीमेल मान लो मेरे पास 936 आ रहा है, तो ये इसको हम सेक्स रेशियो बोलते हैं। एज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग देख रहे हैं, इसका एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं बेटा, एज को 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। 0 से 14 को प्री रिप्रोडक्टिव लिखते हैं, ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, मान लो 14 से लेकर 45 तक को रिप्रोडक्टिव लिखते हैं, मीनोपॉज की जो एज है, ठीक है, 45, और 45 से लेकर मान लो डेथ तक की जो है उसको पोस्ट रिप्रोडक्टिव लिखते हैं। और हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो मेरे पास 3 तरह की पॉपुलेशन दिखती है। एक मेरे को दिखती है एक्सपोनेंशियल, जो कि इंक्रीजिंग है मेरे पास, है ना, इंक्रीजिंग है, जिसे हम कहते हैं कि बढ़ रही है। एक मुझे स्टेबलाइजिंग दिखती है, जिसमें ये दोनों सेम आता है, मतलब मेरे पास ये वाला कम आएगा, प्री वाला कम आएगा, प्री रिप्रोडक्टिव कम आएगा, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव सेम आता है, ठीक है। तो इस वाले को हम एक्सपेंडिंग कहते हैं। एक्सपेंडिंग का मतलब समझ लो क्या होता है, एक्सपेंडिंग का मतलब ये होगा कि इसकी शेप नहीं बदलेगी, इसका साइज बढ़ता चला जाएगा। मतलब क्या हुआ, मान लो ये 100 है, ये 60 है, ये 40 है, तो ये 1000 हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा। ग्राफ की शेप ऐसी रहेगी, पिरामिड शेप की, तो ये एक्सपेंडिंग होता है। ये स्टेबलाइजिंग है बेटा, स्टेबलाइजिंग, है ना। स्टेबलाइजिंग जो होता है उसको अर्न शेप कहते हैं। तो रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव सेम साइज में आ जाता है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव सेम साइज में आ जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेबलाइजिंग बोलते हैं। और डिक्लाइनिंग जो होता है उसमें यह होता है कि सबसे ज्यादा कौन होता है बेटा, रिप्रोडक्टिव वाले सबसे ज्यादा होते हैं, और प्री रिप्रोडक्टिव मतलब जो होते हैं वो कम होते हैं, और ये वाले कम होते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, ऐसा स्पिंडल शेप बोल सकते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिक्लाइनिंग बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, डिक्लाइनिंग बोलेंगे। तो आपको याद रखना है, एक्सपेंडिंग में क्या होगा, सबसे ज्यादा कौन होते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव होते हैं। स्टेबलाइजिंग में ये पोस्ट है बेटा, यहां पे प्री आएगा, ठीक है। तो प्री वाला जो है और ये पोस्ट है, सबसे ज्यादा इसमें रिप्रोडक्टिव है, किसमें, डिक्लाइनिंग में। और प्री और पोस्ट, प्री और रिप्रोडक्टिव सेम होगा तो स्टेबलाइजिंग है। पोस्ट सबसे कम होगा, इसमें भी पोस्ट सबसे कम है, इसमें सबसे मतलब ये दोनों पोस्ट और प्री दोनों कम है, सबसे ज्यादा कौन है, रिप्रोडक्टिव है। तो सबसे ज्यादा अगर प्री रिप्रोडक्टिव हो तो एक्सपेंडिंग, और अगर पोस्ट और प्री सेम हो तो स्टेबलाइजिंग, और सबसे ज्यादा अगर रिप्रोडक्टिव हो तो दैट इज डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। ये आपने ग्राफ को दिमाग में रखना है। अब पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है बेटा, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर जो होता है, नंबर काउंट करना बेस्ट मेथड होता है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया, इंडिविजुअल हम लोग एरिया पे निकालते हैं इसको, है ना, पर यूनिट एरिया पे करके निकालते हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं ना, पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। नंबर काउंट करना बेस्ट होता है, अदर मेथड भी होते हैं, नंबर इज बेस्ट मेथड। बेस्ट मेथड तो नंबर होता है, पर सब जगह नंबर चलता नहीं। जैसे कि बेनियन ट्री बहुत बड़ा होता है, उसके सामने हमें बनियन ट्री और पार्थेनियम ले लेते हैं, उसमें मुझे एरिया कवर निकालना होता है, मुझे क्या काउंट करना होता है, एरिया कवर, वो बेटर रहता है। अगर मैं सेकंड ले लूं फिश में मुझे सिंगल कैच में कितनी फिश पकड़ी, क्योंकि आप सारी फिश काउंट ही नहीं कर सकते एक उसमें, पॉन्ड वगैरह में सिंगल कैच में। और बैक्टीरिया में पेट्री प्लेट में, कल्चर प्लेट में कितने बैक्टीरिया हैं, ये आपको काउंट करना ठीक रहता है कल्चर प्लेट में। और फोर्थ होता है मेरे पास टाइगर। टाइगर में बेटा पग मार्क्स होते हैं, टाइगर सेंसेस होते हैं, पग मार्क्स और फीकल पैलेट। फीकल मतलब एक्सक्रीटा, उसके थ्रू हम लोग पता करते हैं कि मेरे पास कितना मेरे पास पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी का बेस्ट मेथड क्या है, आप नंबर काउंट कर लो, बाकी आपके पास बनियन ट्री, फिश, बैक्टीरिया और टाइगर, इनसे भी आप कर सकते हो। ये इनके लिए अलग मेथड यूज करते हैं, इसमें एरिया कवर और बायोमास चल जाता है, क्योंकि नंबर काउंट करोगे तो पार्थेनियम ज्यादा आएगा, ठीक है। आगे आ जाते हैं बेटा, पॉपुलेशन ग्रोथ देखते हैं। आपको ये समझ में आना चाहिए कि पॉपुलेशन ग्रोथ को अफेक्ट करने वाले में क्या क्या होता है। एक तो फूड होता है, रिड्यूस वेदर हो गया, रिड्यूस वेदर हो गया कि वेदर कैसा है, एनवायरमेंट कैसा है, और पैरासाइट या प्रीडेटर,
बेसिकली पैरासाइट और प्रीडेटर की वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ अफेक्ट हो सकती है। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ को हम लिखते हैं बेटा, एन को लिखते हैं इनिशियल, एन नॉट मेरे पास इनिशियल होता है। ठीक है, इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी, और एनटी होता है फाइनल, एंटी फाइनल पॉपुलेशन डेंसिटी, ये होती है हमारे पास। ठीक है, और मैं ऐसे लिखता हूं बेटा, इसको ऐसे लिखता हूं, एन टी इज इक्वल टू एन नॉट प्लस बी को बोलते हैं नेटेलिटी, नेटेलिटी का मतलब कितना बर्थ हुआ, प्लस इमिग्रेशन, बाहर से कितने आए, फिर डेथ प्लस इमिग्रेशन, इसे बोलते हैं मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ। ठीक है, और ये होते हैं बाहर गए, इमिग्रेशन, ये होते हैं बाहर गए, और किसी पॉपुलेशन में बाहर से अंदर आए वो इमिग्रेशन होता है। तो अगर आपके पास डायग्राम देखोगे तो ये जो एरो अंदर आ रहे हैं वो बर्थ और इमिग्रेशन के हो रहे हैं, और डेथ और इमिग्रेशन से आगे जा रहा है। ये वाला एनटी है बेटा, ना एनटी है, तो ये इन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल प्लस बर्थ रेट प्लस इमिग्रेशन, डेथ रेट प्लस इमिग्रेशन। आपने याद रखना है, बर्थ को यहां पर नेटिलिटी भी बोल रहे, नेटिलिटी मतलब बर्थ है एक तरीके से। उसके बाद न्यूली कॉलोनाइज सिटी को लेकर उसने एनसीईआरटी ने बोला है, या कोई न्यूली कॉलोनाइज हैबिटाट है, वहां पर मेन इंक्रीज कैसे होता है, इमिग्रेशन से। वहां ऐसा नहीं कि बर्थ की वजह से इंक्रीज होता है, ये चीज एनसीईआरटी लिखती है। उसके बाद आ जाते हैं बेटा, क्या हमारे पास कोई ग्रोथ मॉडल है, नेचर में पॉपुलेशन ग्रोथ को लेके कोई मॉडल दिखता है क्या हमारे पास? तो हमारे पास दो मॉडल हैं। सबसे पहला मॉडल है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल में मेरे पास क्या होता है, आप देख लो ध्यान से, हमारे पास इक्वेशन होती है dn अपॉन dt rn। r का मतलब होता है रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज जो बर्थ और डेथ पे डिपेंड करती है, इंक्रीज जो किस पे डिपेंड करती है, b माइनस डी इज इक्वल टू आर होता है। n है पॉपुलेशन डेंसिटी, और इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा टाइम के साथ, इधर टाइम रखूंगा और इधर n रखूंगा, तो मेरे पास जे शेप कर्व आता है। क्या आता है? जे शेप कर्व आता है। और ये बेटा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल के लिए कंडीशन होती है कि रिसोर्सेज क्या होने चाहिए, अनलिमिटेड होने चाहिए। रिसोर्सेज क्या होने चाहिए, अनलिमिटेड। पर रिसोर्सेज मेरे पास अनलिमिटेड नहीं होते। तुम्हारे पास एनसीईआरटी में कुछ आर की वैल्यूज दे रखे हैं, ऑल्दो आर की वैल्यूज याद नहीं करनी, पर आपने दिमाग में ये लाना है कि मेरे पास एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल जो होता है उसमें जे शेप कर्व होता है, और रिसोर्सेज मेरे पास क्या है, अनलिमिटेड। अब मैं लॉजिस्टिक की बात कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं बेटा, लॉजिस्टिक की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे, लॉजिस्टिक की बात कर रहा हूं, क्लियर? ठीक है, क्लियर। लॉजिस्टिक की बात कर रहा हूं, तो लॉजिस्टिक में मेरे पास क्या होगा, आप समझे ध्यान से। लॉजिस्टिक ऐसे वाला आएगा, लॉजिस्टिक का नाम है वर्ल हुल्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, ये भी ध्यान रखना है इसका नाम, है ना। इसमें इस तरह का बनता है सिग्मोइड, कैसा कर्व बनता है, सिग्मोइड बनता है। यहां पर इक्वेशन अलग है बेटा, dn अपॉन dt आर एन के माइनस एन अपॉन में के, क्लियर। dn अपॉन dt आर एन, dn अपॉन dt आर एन के माइनस एन अपॉन में के, ये हमारे पास है। dn अपॉन dt आर एन के माइनस एन अपॉन में के, ये हमारे पास है, क्लियर, सही है। तो dn अपॉन dt ये हमारे पास आर एन है, और ये k माइनस एन अपॉन में के, क्लियर। ये चीज समझ में आ रही है आपको? ठीक है, क्लियर है। तो हम इस चीज को लेकर बिल्कुल लिख रहे हैं बेटा, ये टाइम है और ये n है, ठीक है। ये चीज मेरे पास क्या आ गई, k आ गई। नाउ k किस एक्सिस पर, देख लो, k उस एक्सिस पर है जिसे पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं, k उस एक्सिस पर है जिसे हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। ध्यान से सुनना बेटा, k उस एक्सिस पर है जिसे आप पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हो, समझ लो ध्यान से। तो k को क्या कहते हैं, कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। k को क्या कहते हैं बेटा, कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, इसको समझो ध्यान से। कैरिंग कैपेसिटी होती है, कैरिंग कैपेसिटी का मतलब ये पॉपुलेशन साइज, वो पॉपुलेशन साइज, कैरिंग कैपेसिटी इज दैट पॉपुलेशन साइज विच इज सपोर्टेड बाय, ठीक है। कैरिंग कैपेसिटी क्या है, वो पॉपुलेशन साइज है जिसको सपोर्ट करते हैं, सपोर्टेड बाय, कैरिंग कैपेसिटी इज बेसिकली सपोर्टेड बाय रिसोर्सेज। मान लो हाथी जो है, एक फॉरेस्ट है, उसमें मान लो 100 हाथी को सपोर्ट किया, तो 100 इज द कैरिंग कैपेसिटी, के वैल्यू ऑफ के इज 100। तो कभी भी हाथी की पॉपुलेशन उस फॉरेस्ट में के को पार नहीं करेगी। के इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एलिफेंट विच इज सपोर्टेड बाय नेचर, दैट फॉरेस्ट बाय रिसोर्सेज, तो उसे के कहते हैं। और हमारे पास व्हाट इज कैरिंग कैपेसिटी, आपको बता दिया, के इज वैल्यू ऑफ
वैल्यू ऑफ एन, कौन सी? मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन, उसे के कहते हैं। फैक्टर जिस पर के डिपेंड करता है, साइज ऑफ हैबिटेट, कितना बड़ा फॉरेस्ट होगा, ऑर्गेनिज्म का साइज, छोटे ऑर्गेनिज्म ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। मान लो जो फॉरेस्ट 100 हाथी सपोर्ट कर रहा है, वह 10,000 रैबिट सपोर्ट कर देगा। ऑर्गेनिज्म साइज, उसका लाइफ स्पान, आपको समझ आ रहा है? इन सब चीजों पे कैरिंग कैपेसिटी डिपेंड करती है। अब देखो, आप एक चीज समझो ध्यान से, इस इक्वेशन में आपको यह समझना है dn अपॉन dt आर एन के माइनस एन अपॉन में के। आपको यह समझना है कि ये जो पॉइंट है मेरे पास ए, यहां पर अगर आप n की वैल्यू देखो बहुत कम है, तो एट पॉइंट ए मेरे पास क्या है, n की वैल्यू बहुत छोटी है k से। तो इस इक्वेशन में अगर आप n नेग्लेक्ट कर दो तो मेरे पास क्या होगा, शुरुआत में पॉपुलेशन बिल्कुल वैसे बढ़ेगी जैसे एक्सपोनेंशियल है। n को नेग्लेक्ट कर दिया यहां से तो बिल्कुल वैसे बढ़ेगी। अब आ जाओ जरा, एट पॉइंट बी पर एनसीईआरटी बोलती है ग्राफ एसिम्प्टोट हो जाता है। एसिम्प्टोट का मतलब ऐसा कांस्टेंट सा हो जाता है। एसिम्प्टोट होता है, ग्राफ ऐसे कांस्टेंट हो गया, तो उस पे क्या हो जाएगा, n बराबर में k हो जाएगा, n और k बराबर हो जाएगा, मतलब 100 एलिफेंट पहुंच गए। तो उस केस में क्या होगा, अगर आप देखो dn अपॉन dt, n और k को बराबर रखोगे 0 आ जाएगा, तो n क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। तो उस वक्त पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये चीज इंटरप्रिटेशन है जो आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर सकते हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन। ध्यान से सुन लो बेटा, पॉपुलेशन इंटरेक्शन में जो टॉपिक्स दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं, प्रिडेशन दे रखा है, उसका रोल दे रखा है, ये सारी चीज। सबसे पहले देखो प्रिडेशन क्या होता है। प्रिडेशन में एक स्पीशीज को क्या होगा, प्लस, दूसरी स्पीशीज को माइनस, दूसरी को नुकसान होगा। प्रिडेशन के 3 एग्जांपल दे रखे हैं, ध्यान रखना। सबसे पहले तो ग्रास ईटन बाय काउ, दूसरा दे रखा है क्रो ईटिंग ग्रेन। क्रो किसको खा रहा है, ग्रेन को खा रहा है। ग्रेन समझ में आता है ना, क्योंकि ग्रेन के अंदर एक एम्ब्रियो होता है। उसके अलावा बेटा मेरे पास जो है लॉयन ईटिंग डियर, तो ये तो आपका बहुत कॉमन एग्जांपल है कि वो डियर को खा रहा है, लेकिन जो ग्रास है अगर काऊ खा रही है उखाड़ के, वो भी प्रिडेशन में काउंट होता है। हर्बीवोर मतलब हर्बीवोर प्रिडेटर की तरह काउंट होंगे। क्रो ईटिंग ग्रेन भी, क्योंकि ग्रेन में लाइफ है। ठीक है, रोल क्या होता है बेटा, पहला रोल होता है, सबसे पहले क्या करेगा, कंडुएट ऑफ एनर्जी। कंडुएट का मतलब होता है फ्लो, कंडुएट ऑफ एनर्जी का मतलब होता है फ्लो ऑफ एनर्जी है फूड चेन के थ्रू। दूसरा है मेंटेन बायोडाइवर्सिटी, मेंटेन क्या करता है, बायोडाइवर्सिटी। इसके लिए एनसीईआरटी ने एक एग्जांपल दिया है पिजास्टर का। पिजास्टर क्या था, एक स्टार फिश की स्पीशीज थी, वो स्टार फिश थी बेटा, इसको रिमूव कर दिया, मतलब स्कॉटलैंड के कोस्ट से इसको क्या किया, रिमूव किया। उसकी वजह से 10 इनवर्टिब्रेट एक्सटिंक्ट हो गए। एक्चुअल में क्या था, पिजास्टर एक प्रीडेटर था, तो उसको हटाने से क्या हुआ, जब उसको फूड चेन में से हटा दिया, स्टार फिश थी तो मेरे पास ज्यादा फीडिंग हुई। पिजास्टर एक प्रीडेटर था तो उसको हटाने से ज्यादा फीडिंग हुई, तो बायोडाइवर्सिटी कम हो गई। तीसरा होता है बेटा कि ये मेंटेन पॉपुलेशन ऑफ प्रे। मेंटेन पॉपुलेशन ऑफ प्रे के लिए एक एग्जांपल दे रखा है, पॉपुलेशन ऑफ प्रे का एक एग्जांपल दे रखा है प्रिकली पियर कैक्टस। एक कैक्टस का प्लांट था जिसको ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस किया था, इंट्रोड्यूस इनटू ऑस्ट्रेलिया, फॉरेन स्पीशीज इन्वेजन का एग्जांपल, इंट्रोड्यूस इनटू ऑस्ट्रेलिया। और उससे क्या हुआ, ये बहुत तेजी से फैल गया, इतनी तेजी से फैला कि इसने क्या करा बेटा, प्रिकली पियर कैक्टस ने क्या किया, इतनी तेजी से फैला कि इसने बेटा, मतलब बेसिकली आप समझो ध्यान से, प्रिकली पियर कैक्टस इतनी तेजी से फैला कि उसने इन्वेजन कर दी। उसने क्या किया, ध्यान सुनेंगे, प्रिकली पियर कैक्टस इतनी तेजी से फैला कि उसने, मतलब नंबर्स जो थे, बाकी आप देखें इस बात को, प्रिकली पियर कैक्टस ने क्या किया, जो मतलब बेसिकली इतनी तेजी से फैला कि वो उसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए मॉथ लाना पड़ा। मॉथ उसका नेचुरल प्रेडेटर था, उसको लाना पड़ा वहां पर। अब एनसीईआरटी कहती है प्रेडेटर का बिहेवियर प्रूडेंट होता है। प्रूडेंट का मतलब होता है नॉट किल ऑल प्रे एट अ टाइम, एक ही टाइम पर वो सारे प्रे को नहीं मारता। हाउ एनिमल प्रिवेंट प्रिडेशन, एक है कॉमूफ्लाज। कॉमूफ्लाज होता है ब्लेंड विद सराउंडिंग। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपके पास इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म जो डार्विन वाला चैप्टर में दे रखा है ना, उसमें एवोल्यूशन में, कि इंडस्ट्रियल मेलानिज्म जो मॉथ था वो छुप जाता था, ठीक है, वो एग्जांपल है। दूसरा मेरे पास क्या होता है बेटा, दूसरा मेरे पास क्या होता है, मेरे पास पॉइजन है। पॉइजन इन
मोनार्क बटरफ्लाई, और मोनार्क बटरफ्लाई में वो पॉइजन कहां से आया था? जब उसने किस पे खाया था? लार्वा ने फीड किया था पॉइजनस वीड पे। लार्वा फीड ऑन पॉइजनस वीड, तो लार्वे ने क्या किया था? पॉइजनस वीड पे फीड किया था, इस वजह से मेरे पास क्या आया था? पॉइजन आया था। तो इसको सुनो ध्यान से बेटा, मोनार्क बटरफ्लाई पे कहां से आया था? जब उसने लार्वे ने फीड किया था। उसके बाद मेरे पास आ जाता है, और क्या आ सकता है? मिमिक्री आ सकती है। मिमिक्री है नहीं तुम्हारे सिलेबस में, एनसीईआरटी में तो दे नहीं रखा। ठीक है, प्लांट कैसे प्रिडेशन प्रिवेंट करता है? एनसीईआरटी लिखती है 25% इंसेक्ट प्लांट खाते हैं। इंसेक्ट फाइटोफेगस है, फाइटोफेगस का मतलब होता है प्लांट खाते हैं। प्लांट कैसे प्रिवेंट करता है? पहला तो उसमें स्पाइंस और क्या होते हैं बेटा? थॉर्न्स होते हैं, है ना, स्पाइंस और थॉर्न्स होते हैं। दूसरा वो क्या कह रहा है बेटा? दूसरा कह रहा है कि केमिकल्स बनाते हैं, केमिकल्स जैसे कि निकोटीन वगैरह, निकोटीन, स्ट्राइसिन, जो एनिमल्स को पसंद नहीं आते। तीसरा कह रहा है कि जो कैलोट्रोपिस है, जिसे मिल्क वीड कहते हैं, कैलोट्रोपिस है जिसका एस्टिवेशन वेलवेट होता है। ठीक है, कैलोट्रोपिस जो है, कैलोट्रोपिस हमारे पास मिल्क वीड कहते हैं, उसमें कार्डियक ग्लाइकोसाइड होता है। कार्डियक ग्लाइकोसाइड का मतलब उसको खाने के बाद एनिमल्स को क्या होता है? अनईजीनेस होती है। ग्लाइकोसाइड है, अनईजीनेस है। ठीक है, अब आ जाओ कंपटीशन की बात करते हैं। कंपटीशन की बेटा दो डेफिनेशन दे रखी है। एक डेफिनेशन हमारे पास ओल्ड डेफिनेशन है। ओल्ड डेफिनेशन कहती है, जो डार्विन सपोर्ट करता है, और डार्विन जो कहते हैं वो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन की बात करते हैं, और वो कहते हैं कि बेटा कंपटीशन जो होता है उसमें रिसोर्स लिमिटेड होते हैं, रिसोर्स लिमिटेड है, और मेरे पास किसके बीच में हो रहा है? क्लोजली रिलेटेड के बीच में हो रहा है। किसके बीच में हो रहा है? मेरे पास क्लोजली रिलेटेड के बीच में हो रहा है, और मेरे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। इस चीज को हम कह रहे हैं कंपटीशन। अब जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है कि रिसोर्स लिमिटेड हो। क्या हो? रिसोर्स लिमिटेड हो, ये जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? उसके एग्जाम्पल दे दिए। पहला बता दिया, अबिंगडन टॉर्टॉइज। अबिंगडन टॉर्टॉइज एक्सटिंक्ट हुआ था कब? गैलापागोस आइलैंड से। गैलापागोस आइलैंड से कैसे एक्सटिंक्ट हुआ था? किसकी वजह से? ग्रे गोट की वजह से। गोट की वजह से एक्सटिंक्ट हुआ था, रिसोर्सेज लिमिटेड नहीं थे। ठीक है, दूसरा क्या था मेरे पास? क्लोजली रिलेटेड हो, ये भी जरूरी नहीं है बेटा। ठीक है, ये भी जरूरी नहीं है कि क्लोजली रिलेटेड हो। मैं वो देख रहा हूं बच्चे, हमारा माइक में बैटरी है कि नहीं। क्लोजली रिलेटेड हो ये जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी। ठीक है, नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है ना। क्लोजली रिलेटेड हो ये जरूरी नहीं है। उसके लिए उन्होंने बोला फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो इन साउथ अमेरिकन लेक, वो कंपीट करता है किसके साथ? स्मॉल फिश के साथ। स्मॉल फिश, इनके बीच में कंपटीशन हो रहा है किसको लेकर? जू प्लैंक्टन को खाना चाह रहे हैं दोनों, फॉर जू प्लैंक्टन, है ना। ये हो गया। तो एनसीईआरटी कहती है भाई जो कंपटीशन होता है ना, वो क्या करता है? एक दूसरे का आर डिक्रीज करता है। आर डिक्रीज करता है एक दूसरे का। आर का मतलब होता है बी माइनस डी, एक दूसरे का डिक्रीज करता है। तो आर डिक्रीज करता है, ये नई डेफिनेशन है। सपोर्ट नई डेफिनेशन का क्या है? कॉम्पिटिटिव रिलीज। कॉम्पिटिटिव रिलीज इसका सपोर्ट है एक तरीके से। आपके पास एनसीईआरटी ने बोला है कि मान लो मेरे पास दो स्पीशीज हैं, एक है मेरे पास ये सुपीरियर है और ये इंफीरियर है। अगर मैं सुपीरियर को हटा दूं, इसको रिमूव कर दूं, तो इंफीरियर का नंबर इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब सुपीरियर की वजह से वो उसका नंबर कम था, तो इसे हमने क्या बोला? कॉम्पिटिटिव रिलीज बोल दिया ना। इसका एग्जांपल दिया बैलेनस। बैलेनस मेरे पास दो हैं, एक है बैलेनस और बार्निकल है बेटा, कैथामेलस। ये दो बार्निकल है, ये दोनों क्या? बार्निकल आर्थ्रोपोडा में आता है, बार्निकल है ये बेटा। ये बार्निकल होते हैं। बैलेनस सुपीरियर है और ये इंफीरियर है, कैथामेलस ये इंफीरियर है। तो अगर मैं बैलेनस को हटाऊंगा तो कैथामेलस का नंबर बढ़ जाएगा। अब एक चीज बताइए कि क्या इफेक्ट होता है कंपटीशन का? उसका सबसे पहला इफेक्ट दे रखा गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसका मतलब यह है कि दो स्पीशीज जो कंपीट कर रही हैं, टू स्पीशीज विच आर कंपीटिंग cannot coexist indefinitely। ठीक है, जो दो स्पीशीज कंपीट कर रही हैं कैन नॉट को एग्जिस्ट इनडेफिनेटली, वो इनडेफिनेटली को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। क्लियर? को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इनडेफिनेटली को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोल रहे हैं। हमने कहा कि दो स्पीशीज जो कॉमन रिसोर्स की तरह कंपीट करें, किसी एक को एक्सटिंक्ट होना पड़ेगा। वन हैज टू गेट एक्सटिंक्ट।
वन हैज टू गेट एक्सटिंक्ट, उसके लिए एनसीईआरटी ने बोला है कि कंडीशन क्या होगी, रिसोर्सेज क्या होने चाहिए, लिमिटिंग होनी चाहिए, रिसोर्सेज कम होने चाहिए तब। अब एनसीईआरटी ने बोला है कि क्या कोई तरीका है, किसी तरीके से कंपटीशन अवॉइड कर सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं रिसोर्सेज का बंटवारा। उसका एग्जांपल है मैक आर्थर, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या दिया था, वार्बलर्स के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था वार्बलर्स बर्ड्स होते हैं, वो क्लोजली रिलेटेड होते हैं, उनकी जो फीडिंग हैबिट है, फीडिंग या फोरेजिंग हैबिट में उन्होंने बदलाव लाया, खाने की हैबिट में क्या लाया, चेंज में बदलाव लाया, हैबिट में चेंज लाया। तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि अगर कोई रिसोर्सेज बांट ले, कोई सुबह खाए दूसरा शाम को खाए, कोई मई जून जुलाई में खाए दूसरा अगस्त सितंबर अक्टूबर में खाए, सीजन बदल ले, टाइम बदल ले, या कोई हर्बीवोर हो जाए दूसरा कार्निवोर हो जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज का बंटवारा। उसे हमने क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज का बंटवारा। अब आ जाओ, पैरासिटिज्म का मतलब होता है कि जो होस्ट पे क्या करेगा बेटा, पैरासाइट होगा, ठीक है। पैरासिटिज्म में भी प्लस और माइनस है, और इसमें क्या रखना आपने कि डिपेंड ऑन होस्ट, है ना, डिपेंड ऑन होस्ट। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या लिखी हुई है, को एवोल्यूशन। असल में पैरासाइट कैसे इवॉल्व होता है, पैरासाइट इवॉल्व टू कॉज मैक्सिमम हार्म, मैक्सिमम हार्म करने के लिए पैरासाइट इवॉल्व होता है, और होस्ट इवॉल्व होता है खुद को बचाने के लिए। होस्ट इवॉल्व टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए होस्ट इवॉल्व होता है, ठीक है। अडेप्टेशन क्या होता है बेटा, अडेप्टेशन एक तरह की आपकी क्या होती है, अडेप्टेशन यहां पर कौन से वाली आ जाएगी बेटा, एक तो मेरे पास उस पर सेंसरी ऑर्गन है, अडेप्टेशन किसमें, पैरासाइट में क्या क्या होंगे बेटा, सेंसरी ऑर्गन नहीं होते, सेंसरी ऑर्गन हटा दो, ठीक है। उसके बाद उसमें क्या होगा, ग्लैंड्स एब्सेंट कर दो, ग्लैंड्स एब्सेंट कर दो, एनारोबिक न्यूट्रिशन आ जाएगा, एनारोबिक टाइप का मोड आ जाएगा, लार्ज नंबर ऑफ एग बनाएंगे, क्यूटिकल हो जाएगा, ये सब हुक और सकर होगा, हुक और सकर, ये एडेप्टेशन है बेटा, जो किस में होती है, पैरासाइट में होती है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था पैरासाइट में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने कहा कि भाई इफेक्ट क्या हो सकते हैं पैरासिटिज्म के, तो हमने बोला पैरासिटिज्म के इफेक्ट होते हैं कि वो उसकी लाइफ साइकिल को इंटरफेयर कर सकता है, ठीक है, डिजीज कॉज कर सकता है, डिजीज कॉज करेगा, ठीक है, डिजीज कॉज करेगा, लाइफ स्पान डिक्रीज कर देगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इंटरफेयर करेगा, लाइफ स्पान डिक्रीज करेगा। ये सब बेटा इफेक्ट होते हैं इसके पैरासिटिज्म के। एग्जांपल ऑफ पैरासाइट बेटा एक्टोपैरासाइट है, एक्टोपैरासाइट में आप कर लेना ध्यान से, एक्टोपैरासाइट में एक तो कस्क्यूटा है जिसे अमरबेल कहते हैं, कस्क्यूटा इन प्लांट, ठीक है, तो उसमें प्लांट जो कस्क्यूटा है नॉन फोटोसिंथेटिक हो जाता है। उसके बाद कोपीपोड, ये कोपीपोड ऑन मेरीन फिश, ध्यान रखना इसको, मेरीन फिश। उसके बाद हमारे पास क्या है, टिक्स और लाइस वगैरह, टिक्स एंड लाइस, ये हो गए मेरे पास क्या हो गए, एक्टोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट मेरे पास क्या आ जाएंगे, आप याद करो, एंडोपैरासाइट आ जाएंगे मेरे पास टेपवॉर्म, टेपवॉर्म आ गया मेरे पास, लिवर फ्लूक आ गया, ये सब मेरे पास क्या आ गए, एंडोपैरासाइट आ गए। मॉस्किटो पैरासाइट नहीं है क्योंकि उसको ब्लड चाहिए होता है, मॉस्किटो जो है बेटा उसको ब्लड चाहिए रिप्रोडक्शन के लिए, ब्लड फॉर लाइफ साइकिल के लिए चाहिए, प्रॉपर पैरासाइट नहीं होता मॉस्किटो। ब्रूड पैरासिटिज्म होता है कुक्कू बर्ड, कुक्कू बर्ड ले एग इन नेस्ट ऑफ क्रो, नेस्ट ऑफ क्रो में कुक्कू बर्ड ने एग ले कर दिया, ठीक है। उसमें पैरासाइट कौन है, पैरासाइट कुक्कू बर्ड है, कुक्कू बर्ड, ठीक है। और मेरे पास क्रो क्या है, क्रो होस्ट है, और उसमें क्या होता है बेटा, एग जो होते हैं, एग जो होते हैं रिजेंबल करते हैं, रिजेंबलेंस इवॉल्व करते हैं, इवॉल्व करते हैं टाइम के साथ, किसके, एग, कुक्कू बर्ड के, टू अवॉइड रिजेक्शन, मतलब वो फेंक ना दे करो उसे, नहीं तो अगर एग मैच नहीं करेगा तो फेंक देगा उसे। उसके बाद मेरे पास कमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म में दोनों को में से एक को बेनिफिट दूसरे को जीरो। कमेंसलिज्म में ऑर्किड किस पे ग्रो करता है बेटा, मैंगो ट्री पे, तो मैंगो ट्री को जीरो है, ऑर्किड को बेनिफिट है। उसके बाद कैटल इग्रेट, कैटल इग्रेट क्या होती है, बर्ड होती है, जो एनिमल क्या करता है, ग्रास खाता है और घास खींचता है, तो उसके साथ इंसेक्ट बाहर आ जाते हैं। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं बेटा सी एनीमोन, सी एनीमोन क्या है मेरे पास बेटा, सिलेंट्रेटा है। एंड मेरे पास एक फिश है पायलट फिश, वो उसके आसपास छुप जाती है टेंटिकल में, तो इसको प्लस हो गया, इसको जीरो हो गया, ठीक है। क्लियर होगी बात बेटा, ये चीज समझ में आ गई। और मेरे पास ये हो गया, वेल हो गया, एंड बार्निकल वो उसके ऊपर होता है, ठीक है। वेल को जीरो, इसको प्लस होना चाहिए, ठीक है।
अमेंसलिज्म में क्या होगा बेटा, एक को माइनस दूसरे को जीरो। इसका एक ही एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में माइक्रोब्स चैप्टर में, माइक्रोब्स चैप्टर में स्टेफाइलोकोकस इसको माइनस हो गया, किसकी वजह से, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम एक फंजाई थी जिसको जीरो था, जिसको कोई फायदा नहीं हो, उसकी वजह से वो ग्रो नहीं किया। म्यूचुअलिज्म का मतलब दोनों को बेनिफिट, प्लस और प्लस। इसमें एक तो लाइकन आ जाएगा, एक पॉलिनेटर आएगा, एक माइकोरिजा आ जाएगा। एक क्या आ जाएगा बेटा, माइकोरिजा आएगा। माइकोरिजा बहुत इंपॉर्टेंट, माइकोरिजा, लाइकन, पॉलिनेटर, माइकोरिजा, ये चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास लाइकन, पॉलिनेटर, माइकोरिजा। और आपको बेटा अगर देखें तो वास्प और फिग, वास्प एंड फिग है ना, यूका प्लांट और मॉथ, यूका प्लांट एंड मॉथ। फिग किसको, बरगद के प्लांट को कहते हैं। अब स्यूडो कॉपुलेशन दे रखा है, एक मेरे पास ऑफ्रिस है, ऑफ्रिस प्लस मेरे पास क्या बेटा, ऑफ्रिस के साथ मेरे पास ऑफ्रिस एक ऑर्किड है और वो पॉलिनेट होता है बी से। अब बी को एसस तो कोई बेनिफिट होता नहीं है, ऑफ्रिस के साथ उसकी क्या होती है, स्यूडो कॉपुलेशन, क्योंकि जो ऑफ्रिस का फ्लावर है वो फीमेल बी जैसा लिखता है, फीमेल बी जैसा लगता है मार्किंग्स में, फीमेल बी लाइक होता है, तो स्यूडो कॉपुलेशन लिख रहे हैं यहां पर। और एक तरीके का धोखा है जिसे सेक्सुअल डिसीट कहते हैं। एनसीईआरटी ने तो इसको म्यूचुअलिज्म में ही लिख दिया है, पर असल में बी को ऐसा कोई बेनिफिट नहीं है, तो हम लोग नॉर्मली कॉमनसलिज्म में मानते हैं इसे। ठीक है, तो ये एंड करता है बेटा, आपको ध्यान से देखें, आपका सारा कंप्लीट हुआ है, प्लीज ध्यान से देखें, ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू।